मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान पीयूष गोयल जी, जिनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर एक अलग रास्ते पर, अब विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। शांति और समृद्धि के युग का नई शुरुआत जिनके नेतृत्व में हुई है, ऐसे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के ही नेता और मंत्रिपरिषद में मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, गृह राज्य मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, सोम प्रकाश जी, अनुप्रिया बहन, गृह सचिव जी, डीपीआईआईटी के सचिव महोदय, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर और उपस्थित सभी अधिकारीगण और अलग अलग जगह से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी व्यापारी संगठनों के उपस्थित भाइयों बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि जिसको प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर और देश को जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक ऐतिहासिक परिवर्तन के बाद संबोधित किया, तब एक वादा किया था कि धारा 370 और 35 से जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगारी और खुशहाली की एक नई शुरुआत होगी। ये नई जो औद्योगिक नीति, केंद्रीय क्षेत्र योजना, जिसका आज इंटरेक्टिव पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि अभी बताते थे कि ये 24,000 करोड़ की लाभ इससे उद्योग जगत को मिलेंगे, मगर मैं स्पष्टता करता हूं ये अनुमानित लाभ है। पीयूष भाई के सारे अनुमान गलत पड़ने वाले हैं। ये बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है। इसको जिस प्रकार से बनाया गया है, विशेषकर उद्योग विभाग के सभी अधिकारी और सभी नीति निर्धारक लोगों ने इसकी बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीजों को चर्चा कर आगे बढ़ाया है। देश भर की औद्योगिक नीतियों को एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर और वहां के पोर्टल पर जो कंप्लेंट्स थे, जो इसके कंप्लेंट्स का स्टडी कर जितनी भी क्षति थी, वो सारी क्षतियों को पहले से ही दूर कर ये औद्योगिक नीति को बनाया गया है। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की जनता को जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए आज एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के अंदर औद्योगिक विकास के लिए एक अच्छे वातावरण की निर्मित और दुनिया के साथ स्पर्धा करने वाली पॉलिसी, ये मोदी जी की सरकार बनी तब से भारत के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, परंतु इसका फायदा जम्मू कश्मीर तक नहीं पहुंचता था। जम्मू कश्मीर के युवाओं को आज भी रोजगारी के लिए सरकारी उपक्रमों पर आधारित रहना पड़ता था, क्योंकि वहां पर कोई न कोई कारणों से इंडस्ट्री ज्यादा नहीं लगी थी। सबसे बड़ी इसमें अगर कोई हर्डल था तो धारा 370 और 35A था। 5 अगस्त को मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35A को निरस्त करने के बाद एक खुला वातावरण हुआ और इसके कारण रोजगारी की ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज जम्मू कश्मीर के लिए निर्मित हुई। और देश भर के इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास हो। जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट कर वो अपना तो फायदा करेंगे ही, परंतु जम्मू कश्मीर के विकास के अंदर योगदान भी देना चाहते हैं। और वो सबके लिए एक ऐसी नीति चाहिए थी जो उनको स्पर्धा के अंदर टिकाए रखे। हम सब जानते हैं कि दूर दराज क्षेत्र है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है, नई एक वातावरण के अंदर काम करना है। अब इस सब का रिस्क फैक्टर कोई भी व्यापारी, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट गिनेगा, वो बहुत स्वाभाविक है, मगर इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने सभी चीजों का निराकरण एक साथ दे दिया है। जीएसटी में 300% तक का रिफंड, प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट का 300% रिफंड और 10 साल की अवधि तक। मैं मानता हूं देश में सबसे आकर्षक औद्योगिक पॉलिसी कहीं पर है तो यहीं पर है।
प्लांट एंड मशीनरी के लिए पूंजीगत ब्याज के लिए भी सहायता का प्रावधान अंदर किया है, वर्किंग कैपिटल के लिए भी सहायता का प्रावधान किया है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी का भी प्रोविजन अलग अलग क्षेत्र से 7.5 करोड़ 5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक के अलग अलग प्रोविजन किए हैं। ये सबको देखा जाए तो चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, चाहे नए परिवेश में काम करने का कोई हिडन कॉस्ट भी सामने आता है, तो इस सबको कर कराकर भी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत फायदे वाली पॉलिसी बनने वाली है। मित्रों, मैं मानता हूं कई जम्मू कश्मीर में आज उद्योग चला रहे हैं वो लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए क्या, उनके लिए भी इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस किए हैं। ब्याज की सब्सिडी है, उनको रिवाइव करने का पैकेज भी है, परंतु एक एटमॉस्फेयर जो बनेगा, एक वातावरण जो बनेगा, इससे बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्री भी आएगी और उनकी इंडस्ट्री को भी एंसिलरी इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने का बहुत बड़ा मौका उनको मिलने वाला है। तो एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी ढेर सारे इसके अंदर प्रावधान ऐसे हैं जिसका फायदा वो उठा सकते हैं और मुझे पूरा भरोसा है, जैसे एलजी हमारे मनोज सिन्हा जी ने कहा, लाखों लोगों को, लाखों युवाओं को इससे रोजगारी मिलना सुनिश्चित है। और जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म से जुड़ी हुई सारी इंडस्ट्री अब आईटी भी हो सकती है, शिक्षा के लिए बहुत आकर्षक जगह बन सकती है, ढेर सारी ऐसी संभावनाएं पड़ी है जिससे मैं मानता हूं कि ये पॉलिसी जिसको आगे बढ़ाई, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल बना है वो इंटरैक्टिव है, इससे आपको व्यक्ति की जगह सीधा डॉक्यूमेंट और बाकी सारी आपकी चीजें आप पोर्टल पर ही डाल सकते हो और तुरंत ही इसको रिस्पॉन्ड भी जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा, क्योंकि वहां पर मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में ढेर सारे परिवर्तन किए गए, ढेर सारी सुविधाएं अब सिंगल विंडो कर दी गई है, ढेर सारी व्यवस्थाओं को चैनलाइज किया गया है और खुद मनोज सिन्हा जी इसको हर 15 दिन में एक बार मॉनिटर भी करते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा आने वालों दिनों में मिलने वाला है। जम्मू कश्मीर के समग्रता से जो विकास हुआ है इसके लिए भी मैं आप सबको बात करना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी उद्योग वहां पर जाकर अकेला अपने आप को सस्टेन नहीं करता। इको इफेक्ट अगर इसकी मदद नहीं करती है, विकास का एक वातावरण तैयार करने का काम ऑलरेडी 1919 से लेकर आज तक हो चुका है। लगभग मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी जी ने जो 80,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया था, इसमें 54 में से 17 योजनाएं 100% पूरी हो चुकी है। लगभग 58,627 करोड़ रुपए की 54 परियोजनाएं जिसका काम चालू हो चुका है और 96% धनराशि यहां से भारत सरकार ने डिस्बर्स कर दी है। आपको आश्चर्य होगा, जम्मू कश्मीर जैसे छोटे से सूबे के अंदर 7 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए, पहले 3 ही थे। ये 2 साल के अंदर 7 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए, 5 नए नर्सिंग कॉलेजों को स्वीकृति दे दी गई है और सीटों की संख्या, मेडिकल सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 900 तक, लगभग 2 गुना तक ले जाने का काम जम्मू कश्मीर सरकार ने किया है, भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ढेर सारी पनबिजली परियोजनाएं जिसके फायदे जम्मू कश्मीर को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तो होंगे ही होंगे, परंतु बिजली की उपलब्धता भी इंडस्ट्री को बहुत ढंग से कर पाएगी। लगभग 9,167 करोड़ रुपए की 196 मेगावाट की पनबिजली योजना लगभग 31,380 हेक्टेयर भूमि को सिंचित भी करेगी। अब ये जो कृषि का विकास होगा वो उसकी परचेज कैपेसिटी को बढ़ाएगा, वहां के अर्थतंत्र में जान डालेगा, जो उद्योग के लिए बहुत बड़ी जरूरी चीज है। किश्तवाड़ जिले में 1,000 मेगावाट की पाकल दुल परियोजना, जम्मू और कश्मीर में लगभग 8,120 करोड़ रुपए की पनबिजली परियोजना है, इसको भी दिसंबर 2024 तक हमने पूरा करने का लक्ष्य रखा है और इसमें
3330 मिलियन यूनिट वार्षिक उत्पादन होने की संभावना है। लगभग 4287 करोड़ रुपए की लागत से सितंबर 24 तक पूरी होने वाली 624 मेगावाट की क्षमता की किरुएचई परियोजना भी निर्माणाधीन है और ये समयबद्ध तरीके से पूरी होगी, इसका मुझे विश्वास है। वन नेशन वन रेशन कार्ड जम्मू कश्मीर ने रोल आउट कर दिया है। डल झील के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण का भी बहुत बड़ा काम हाथ में लिया गया है और कुछ योजनाएं ऐसी है जो भारत सरकार की जिसमें 100% अचीवमेंट लिया है, जैसे उज्ज्वला योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, खाद्य ग्रेडिंग सब्सिडी योजना, 100% लक्ष्य हमने पूरा कर दिया। आज हर जम्मू कश्मीर के नागरिक के साथ पास अपना बैंक अकाउंट है, हर जम्मू कश्मीर के घर के अंदर गैस का सिलेंडर है और हर जम्मू कश्मीर के घर के अंदर बिजली पहुंचाने का काम भी सौभाग्य योजना के तहत पहुंच गया है। मैं इसलिए बताता हूं कि जब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर आता है तो उसकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं बढ़ती है, जो अल्टीमेटली बिजनेस के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट खड़ा करती है। जब घर में बिजली आती है तो स्कूटर लाने का विचार आता है, जब घर में बिजली आती है तो एसी लाने का विचार आता है, जब बिजली आती है तो वॉशिंग मशीन लाने का विचार आता है, बिजली आती है तो अच्छे स्वास्थ्य उपकरण लाने का भी विचार होता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश के लिए लाए हैं, जिसमें हर घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना 2022 के पहले। मैं देश की जनता को और मेरे साथ जुड़े हुए उद्योग जगत के सभी लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 15 अगस्त 2022 तक जम्मू कश्मीर सरकार ये पूरा लक्ष्य पूरा कर देगी। और जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति हो, वो सेहत स्कीम के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकता है। हेल्थ क्षेत्र में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर परिवार के पास 5 लाख रुपए का पेइंग कैपेसिटी सरकार ने ही जनरेट कर दिया है। 5 लाख रुपए हर परिवार का, और लगभग 94,990 लोग आज तक इसका फायदा ले चुके हैं और उनका पेमेंट भी हो चुका है। तो हेल्थ सेक्टर में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके लिए मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मैं अर्बन की बात करता हूं, 56,000 नए घर बनाए जा रहे हैं। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि जम्मू कश्मीर जैसे कम अर्बन एरिया वाले इस राज्य के अंदर 56,000 नए घर गरीबों के लिए बनाए जाए, उसमें से 10,500 घर बनाकर उनको दे दिए गए। जो बात करते हैं कि क्या फर्क पड़ा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण जम्मू कश्मीर के विकास में क्या फर्क पड़ा है। ग्रामीण के तहत लगभग 1,36,722 घरों की स्वीकृति कर दी। 1,36,722 लोग घर के बगैर, छत के बगैर रहते थे। आजादी के 70 साल के बाद वो सभी को घर की स्वीकृति दे दी है और उसमें से 47,323 लोगों को घर देने का काम समाप्त हो चुका है। जो पूछना चाहते हैं क्या फर्क पड़ गया, उनको मैं बताना चाहता हूं, ये फर्क पड़ गया। 70 साल में आपने लगभग 2,20,000 लोगों को घर भी नहीं दे पाए थे, 2,20,000 लोगों को शौचालय नहीं दे पाए थे, 2,20,000 परिवारों को आप बिजली नहीं दे पाए थे, 2,20,000 से ज्यादा परिवार पूरे जम्मू कश्मीर को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पाए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 साल के समय के अंदर ये सभी चीजों को पूरा किया है। ये परिवर्तन आया है जम्मू कश्मीर में। और मनोज जी ठीक कह रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। 25,000 करोड़ का हम लक्ष्यांक लेकर चढ़े हैं, मगर 50,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाला है। और इस योजना की रचना के वक्त ये भी ध्यान रखा गया है कि जो कम डेवलप एरिया है, इनके अलग अलग जोन बनाए गए और जो कम डेवलप एरिया में लगाएगा उसको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो एक सिमेट्रिक
एक सर्वसमावेशक सर्वस्पर्शीय विकास जम्मू कश्मीर का उद्योगों की दृष्टि से हो, इसके लिए भी हमने बहुत काम किया है। लगभग 50 लाख लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। 1736 करोड़ रुपए की राशि इसके तहत वितरित की गई है। जम्मू कश्मीर में अब सेंट्रल कैडर भी है, जिससे भरोसा भी हो सकता है कि भाई ये लंबे समय तक होगा। इसके निपटारे के लिए कैट की व्यवस्था भी कर दी गई है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों को, उर्दू और डोगरी के साथ साथ आधिकारिक भाषा का भी स्टेटस दे दिया गया है। तो पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस भी अंग्रेजी और हिंदी में वहां पर अब हो सकता है। और यूटी कैडर में विलय से ढेर सारी अवेलेबिलिटी मैन पावर की हमें हुई है। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को बहाल करने का, लोकतंत्र की भावना को परकोलेट करने का, पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक की त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के चुनाव समाप्त कर दिए गए। एक भी गोली चले बगैर ये चुनाव भी हुए, शांतिपूर्ण चुनाव हुए और सब लोग आज अपने अधिकार का उपयोग करें। उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा यहां से सीधा इनके बैंक अकाउंट के अंदर जा रहा है, जिससे पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर, तीनों स्तर पर विकास की एक नई शुरुआत होगी। पहले बचा हुआ पैसा उनके पास जाता था, अब उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो रहा है। तो मुझे भरोसा है कि इससे डेवलपमेंट नीचे तक परकोलेट होगा और इंडस्ट्री के लिए और अच्छा वातावरण बनाने का काम करेगा। तो ये थे वजीर दाखिला अमित शाह, जो न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम के ताल्लुक से तमाम तफसीलात से वाकिफ करा रहे थे। तो वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, मिलते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मध्य प्रदेश में हुजूम तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। आए दिन शरपसंद अनासिर फिरकावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने में पेश नजर आते हैं। हाल ही में हुए हुजूम तशद्दुद के शिकार मुतासरीन ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि रियासत का माहौल पुरअमन है, मगर बाहर से आए कुछ शरपसंद माहौल बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से हुजूमी तशद्दुद के मामलात बढ़ रहे हैं उसको, और इस वक्त हमारे साथ वो दो लोग मौजूद हैं जिनके साथ हुजूमी तशद्दुद, चाहे महिदपुर की बात करें या देवास की बात करें, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद। आइए आप जानते हैं, आपका नाम? अब्दुल रशीद। अब्दुल साहब, क्या हुआ था आपके साथ? हम कपड़ा खरीदते साहब, कपड़ा खरीदते गए ना, उसके बाद ये लोग आए, आपने पूरी वीडियो देखी और ये ऐसी वारदात गई, जबरदस्ती नारा लगवाया हमारे से, जबरदस्ती नारा लगा। हम पहले से भी जाते हैं, गाँव में हमेशा जाते हैं, 20 साल से धंधा कर, ऐसी घटना नहीं हुई। और ये हिंदू मुसलमान भाई लोग करेंगे जैसे क्या, सब भाईचारे से रहना चाहते हैं। हमारा काम गांव से एक दूसरे से मिलन सारा हमारा भाईचारे से रहता आ रहा है। कुछ दिनों बाद ये हालत हो रही है, देख लो अभी देखते देखते। और बहुत थाने में शिकायत की तो कोई कार्रवाई हुई? तो उन्होंने कार्रवाई करी उन्होंने, और हमारे सजा उनको कर ली, सजा मिलनी चाहिए उनको। और ऐसे लोगों को मतलब कर ली सजा और भाईचारे से रहना चाहिए। मंत्री साहब, आप तो बहुत सालों से जो है टोस्ट बेचने का काम करते रहे, अचानक ये क्या हुआ? जी, ये तो क्या है कि जो बाहर के जो आए थे इंदौर से हैं, इन्होंने माहौल खराब किया है कि इधर माहौल कैसे खराब हो जाए क्या, जबकि हम हिंदू भाई है, मुसलमान सब क्या है कि सब एक जैसे रहते हैं, भाईचारा है हमारे अंदर। पर लेकिन ये बाहर के आने वालों ने माहौल बिगाड़ा सर, कि इनके इधर माहौल कैसे बिगड़ जाए, और ये माहौल बाहर वाले बिगाड़ते रहेंगे इसी हिसाब से, तो फिर क्या है हमारा क्या होगा फेरी वालों का क्या। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आपने थाने में शिकायत की थी, क्या हुआ? थाने में शिकायत की बार धारा लगी, कम लगी उनके लिए क्या। आज तो क्या है, ये छोटी सी मार चोट की लगाई, पर उन्होंने क्या है कि उनको प्लान अलग ही था सर क्या, कि ये हिंदू मुसलमान में कैसे इनकी छिड़क जाए, तो ये आपस में कैसे हैं कि वो क्या। तो इसलिए क्या है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आज ये भोपाल में जो आए थे किस लिए? ये इसी के लिए हम आए थे कि ये आज तो हमारे साथ हुआ, कल फेरी वाले दूसरे के साथ होगा ये मसला, तो इसका क्या थोड़ा सा आप जोर दीजिए क्या, कि किसी के साथ ऐसा ना हो, फेरी वाले के साथ, और भाई फेरी वाला हो या कोई भी हो। आपकी क्या डिमांड? हमारी ये डिमांड है सरकार से, ये कहना है कि बंद, हिंदू मुसलमान बंद करो और ऐसे लोगों को सजा दो, कर ली और भाईचारे से जीना सिखाओ। आपने देखा कि यहाँ पर वो लोग जो है जिनके साथ वो जो तशद्दुद जो है वो गुज़िश्ता दिनों में हुआ है, वो लोग भोपाल में और हुकूमत से ही मुतालबा करना चाहते हैं कि जो ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो सियासत हो रही है, जो मामले हो रही है, इसको बंद किया जाना चाहिए। और जो लोग भी इस तरह के वाक़यात को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मुल्क का माहौल जो है, जो एकजहती के नाम से जो जाना और पहचाना जाता है पूरी दुनिया में, वो हमेशा बरकरार रहे। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं तावल आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल।
नोएडा के एमराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने 40 मंजिला सुपरटेक के जुड़वा टावर मुनहदम करने का हुक्म दिया है। ये फैसला जस्टिस चंद्रचूड़ा और एमआर शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। वाज़ेह हो कि बिल्डरों और नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत से टावरों की तामीर हुई थी। नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड बिल्डिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि एमराल्ड बिल्डिंग की जो 2 बिल्डिंगें बनी हुई थीं उनको 3 महीने के भीतर गिराया जाएगा। हालांकि इस बिल्डिंग को गिराने का खर्चा सुपरटेक ही उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बिल्डरों और नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारियों के मिली भगत से ही इस प्रकार के गलत काम होते हैं। आपको बता दें कि 2009 में सुपरटेक के द्वारा एमराल्ड कोर्ट में 2 बिल्डिंगें बनाई गई थी जो फिलहाल ग्रीन लैंड में बनाई गई थी, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दोनों बिल्डिंगों को गिराने का आदेश दिया था और आज उसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम जो बायर्स हैं जिन्होंने 2 बिल्डिंगों में पैसा लगाया है उन तमाम बायर्स को 12% सालाना ब्याज के आधार पर जो बिल्डर हैं वो उनका पैसा वापस करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आने वाले दिनों में उन बिल्डरों के लिए एक बड़ी नसीहत जरूर साबित होगी जो ये सोचते हैं कि नियमों के आधार पर ताक पर रखकर अधिकारियों से मिली भगत करके कानून के खिलाफ जाकर वो बिल्डिंगें बना देंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए ये भी इशारा किया है कि इस पूरे बिल्डिंग को बनाने में नोएडा अथॉरिटी के जिन तमाम अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। अब बात करते हैं तेलंगाना की, जहां हाईकोर्ट ने युकुम सितंबर से रियासत में तालीमी सरगर्मियों के बाकायदा आगाज पर 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। कल से स्कूल दोबारा खुलने के लिए तनाजुर में हाईकोर्ट में मुफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई थी। दरखास्त गुजार ने कहा है कि हुकूमत के पास कौन सा साइंसी सबूत है जो कहता है कि कोरोना वायरस कम हो गया है, जबकि माहिरीन कोरोना की तीसरी लहर के इम्कान के बारे में खबरदार कर रहे हैं। दरखास्त गुजार का कहना है कि अगर स्कूल का अमला और तलबा के एक साथ रहने से सैकड़ों अफराद कोरोना वायरस का शिकार होंगे और कम्युनिटी में भी फैल सकता है। अदालत ने ऑफलाइन क्लास जारी रखने की इजाजत दी है। तलबा और वालिदैन पर दबाव नहीं डाले जाने की हिदायत भी दी है। जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर अरशद मदनी के एक बयान के बाद एक बार फिर हलचल मची हुई है। अरशद मदनी ने लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल और कॉलेज कायम करने की वकालत की है और कहा कि गैर मुस्लिमों को भी चाहिए कि वो अपनी बेटियों के गैर इखलाकी और बदसलूकी से दूर रखने के लिए मखलूज तालीम से दूर रखे। जमीयतुल उलमाए हिंद की वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क भर में जिस किस्म की मजहबी और नजरियाती महाज आराई हो रही है उसका मुकाबला किसी हथियार से नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी और इसका मुकाबला करने का वाहिद तरीका नई नस्ल को आला तालीम से आरास्ता कराना है। जमीयतुल उलमा ने अपने बयान में माशरे के बाअसर और अमीर लोगों से अपील की कि वो अपने अपने इलाकों में लड़कियों के लिए अलग स्कूल और कॉलेज कायम करें। तो मौलाना का कहने का मतलब यह है कि हम अगर हर जगह पर बच्चों और बच्चियों के लिए अलग स्कूल्स का इंतज़ाम करें तो शायद लड़कियों की परसेंटेज एजुकेशन की बढ़ जाएगी। और मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। क्या लड़कियों के नॉन मुस्लिम्स के स्कूल बड़ी तादाद में नहीं हैं? क्या कॉन्वेंट के गर्ल्स स्कूल बिल्कुल अलग नहीं हैं? क्या मुस्लिम नॉन मुस्लिम एरिया के अंदर जो हमारे हिंदू भाई हैं वो इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि उनकी लड़कियों की तालीम जो है वो सेफ़ एंड साउंड? क्या गाँवों के अंदर हम ये नहीं देखते हैं कि लड़कियों के स्कूल्स अलग हैं और लड़कों के स्कूल्स अलग हैं? तो इसमें कौन सी बुराई वाली बात है? खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आदाब।